नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद मितेश में। देखिए दोस्तों, जो हम एनसीईआरटी की जो क्लास हमने चला रखी है, ठीक है, वन लाइनर की, वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं आज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल और जो निर्वाचन क्षेत्र है, परिसीमन। निर्वाचन क्षेत्र मान लीजिए कोई एक जो जहाँ पे चुनाव होना है, वो निर्वाचन क्षेत्र, उसका परिसीमन का मतलब है उसकी जो रेखा है, मतलब उसकी जो सीमा है, वो परिसीमन है। और स्वीप यानी जो मतदान है उसमें सहभागिता, ठीक है, जनता की सहभागिता, वो स्वीप, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक दलों का जो अंतिम उद्देश्य, देखिए होता क्या है, राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य होता है, कोई सी भी पार्टी हो उसका अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। जैसे और कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, है ना, चाहे और कोई तीसरी पार्टी हो, है ना, तो उसका जो अंतिम उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना, जिससे वह अपने जो उद्देश्य, खुद के उद्देश्य, वो आगे बढ़ा सके, प्राप्त कर सके। आगे बढ़ते देखिए, विश्व में जो सर्वाधिक राजनीतिक दल है वो किस देश में है? जब विश्व में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राजनीतिक दल है वो भारत में है, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। भारत में राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग। इसमें देखिए एक चीज़ होती है, एक तो होता है राष्ट्रीय दल, ठीक है, और एक होता है राज्य दल। तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो लड़ती पार्टी वो होते हैं राज्य दल, और तो उनका जो पंजीकरण होता है वो भारत निर्वाचन आयोग में, तो और राज्य दल का पंजीकरण भी भारत निर्वाचन आयोग में उसमें, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात करें तो 6, ठीक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार की जो परिसीमन है, ठीक है, अधिनियम 2002 के अनुसार परिसीमन के आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है? वो है अनुच्छेद 82, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यों में जो लोकसभा है और विधानसभा है, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण कौन सा आयोग करता है? परिसीमन आयोग करता है। इसमें बता रहा, मान लीजिए कि जो कोई लोकसभा है तो उसके लोकसभा के जो चुनाव होने हैं तो उसकी जो परिसीमन है, क्षेत्राधिकार है चुनाव का वो, और जैसे विधानसभा के चुनाव होने तो उसके भी क्षेत्राधिकार है ना, तो उसके जो उनकी सीमाओं का के यहाँ तक के जो चुनाव है वो होंगे, और विधानसभा के चुनाव इस वाले एरिया में होंगे या इस राज्य में होंगे, ठीक है। तो उनकी जो सीमा है उनका निर्धारण कौन करता है? तो परिसीमन आयोग। सीधी सी बात है, परिसीमन सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग करता है। देखिए, राज्यों में जो लोक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाओं का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? देखिए, परिसीमन आयोग करता है, लेकिन वो किस आधार पर किया जाता है? और राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए कि राजस्थान है, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो यहाँ तक है, ठीक है, तो परिसीमन आयोग, तो राजस्थान के जो विधानसभा के चुनाव होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, ठीक है। तो ये जो इसका जो परिसीमन आयोग है उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है, तो होता परिसीमन। देखिए दोस्तों, वर्तमान में किन आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है? देखिए, वर्तमान में किन आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है? 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाता है, ठीक है। देखिए, विधानसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो विधानसभा के जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, जो वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के, हमको जैसे वोटिंग होती है तो हम वोट देते हैं, ठीक है, उंगली पर जो हमारी मिर्च सही लगाती है, तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो उसमें जो वयस्क होता है, 18 साल की उम्र होती है या 18 साल से ऊपर की जो उम्र होती है उनके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव वोटिंग दी जाती है। इसमें उंगली पर जो मिर्च सही लगी होती है हमारे इस चुनाव में, ठीक है। देखिए, अब विधान परिषद की होता है। देखिए, एक राज्य है, मान लीजिए राजस्थान है, तो इसकी एक विधानसभा है और एक विधान परिषद। तो राजस्थान की अभी विधान परिषद नहीं है, लेकिन बिहार की विधान परिषद है, ठीक है। तो विधानसभा के चुनाव तो वो तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, और जबकि विधान जो परिषद है उसका चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जैसे कि ये मान लीजिए लोकसभा है, विधानसभा मान लीजिए लोकसभा और विधान परिषद मान लीजिए राज्यसभा।
तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है और राज्यसभा का चुनाव जिस तरह से होता है। तो विधानसभा के जो लोग होते हैं और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, उसी तरह जो विधानसभा को आप समझ ली लोकसभा और विधान परिषद को आप समझ ली राज्यसभा। एक इसमें दे रखा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस अनुपात में होती है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों का एक तिहाई होता है। जैसे विधानसभा सदस्यों का एक तिहाई होता है। जैसे अभी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो विधानसभा सदस्य है वो सीटें है वो है 200, ठीक है। तो इसका एक तिहाई कितना हो जाता है, एक तिहाई कितना होता है, यानी इसका होता है 66%, ठीक है। 66% का मतलब होता है 66 लोग, 66.67 आदमी मान लीजिए, 67 आदमी इसमें हो जाएंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो विधान परिषद है उसके पीछे पड़े हम। देखिए विधान परिषद है उसके सदस्यों की जो न्यूनतम जो संख्या है कितनी निर्धारित की गई है। देखिए विधान जो परिषद है उसकी न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है, ठीक है। किसी किसी राज्य में कम भी हो सकती है उसकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का कितना भाग, जैसे अभी राजस्थान की बात करें, विधानसभा परिषद की इसकी बात करें तो विधानसभा परिषद में राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें जो 200 सीटें हैं, तो विधान परिषद में इसकी कितनी एक तिहाई होगी, यानी जो विधान परिषद है उसमें 66 या 67 के लगभग इसमें, तो अगर राजस्थान की विधानसभा परिषद बनी तो उसमें 66 या 67 के लगभग जो सदस्य संख्या वो होगी। लेकिन जो कम से कम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। लेकिन मान लीजिए किसी राज्य में वो जनसंख्या ही कम है और उसके अनुपात में भी जैसे विधान परिषद की जो संख्या 40 से भी कम है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अनिवार्यता नहीं है इसमें, ठीक है। एक ये है। एक है कि विधान परिषद के सदस्यों का कितना भाग स्थानीय निकाय से निर्वाचित होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कितना भाग स्थानीय जो निकाय है, ठीक है, जिला स्तर पे, तो कितने निर्वाचित होते हैं, तो 3, ठीक है। विधानसभा से जो स्थानीय निकाय है उसमें से 3 जो सदस्य वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना भाग शिक्षक होते हैं, तो इसका 12 भाग कर लीजिए, ठीक है। उसके 12 भाग कर लीजिए, तो उसमें से जो एक भाग है वो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो शिक्षक होते हैं, ठीक है। और शिक्षक कॉलेज से हो सकते हैं, ठीक है। एक ही विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। तो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है उसमें से मान लीजिए 6 सदस्य, तो उसमें से जो एक सदस्य वो एक जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा। ये स्थायी सदन कैसे कहा जाता है, जैसे राज्यसभा है तो उसको स्थायी सदन कहा जाता है, इसी वो केंद्र में, तो उसी तरह जो राज्य में जो विधान परिषद है उसको स्थायी सदन कहा जाता है, यानी कभी भंग नहीं होता। ये 2 साल में एक तिहाई सदस्य इसमें रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है। वापस उनके चुनाव होते हैं हर 2 साल में एक तिहाई सदस्य के। वो इस राज्यसभा वाली सिस्टम है इसमें सब कुछ। देखिए आइए, ये देखिए इसमें दे रखा है। देखिए विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है। तो जैसे एक तिहाई है, ठीक है, एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाता है। एक इसमें पूछ रहा है विधान परिषद का जो प्रत्येक सदस्य है कितने समय के लिए चुना जाता है। विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। उम्र कितनी होगी चुनने के लिए, इसकी होगी उम्र 30, ठीक है। जैसे लोकसभा और जो विधानसभा है उसमें जो चुना जाएगा सदस्य उसकी जो उम्र होगी कम से कम 25 साल, और जो विधान परिषद है उसमें जो सदस्य की उम्र कम से कम 30 साल, ठीक है। एक स्वीप कार्यक्रम का संबंध किससे है। स्वीप कार्यक्रम का संबंध जो मतदाता जागरूकता से है, ठीक है। स्वीप कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई, ये झारखंड से 2009 में, ठीक है। राजस्थान में स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया, दिसंबर 2013 में शुरू किया गया, ठीक है। इनके 5 साल बाद में, झारखंड के 5 साल बाद में। स्वीप कार्यक्रम का मतलब होता है मतदाता जागरूकता, बस और कुछ नहीं। एक दोस्तों इसमें सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम में स्वीप का पूरा नाम है, उस किस नाम से जाना जाता है, या स्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतदाता पंजीकरण और मतदान में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप फर्स्ट कार्यक्रम कब चला गया, 2009 से 2013। इन मतदाताओं की मतदाता पंजीकरण और मतदाता में उनकी भागीदारी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदानों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से स्वीप फर्स्ट कब चलाया गया, ये 2009 से 2013 के बीच में चला गया। वर्तमान में कौन सा स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, तो स्वीप थर्ड, यानी 5 साल के लिए चला जाता है। अब मान लीजिए 5 साल जोड़ लीजिए तो 2018 में इसी दूसरा चला था, ठीक है, दूसरा चला था। अब 18 में 5 साल और जोड़ लीजिए तो 2023, तो इसी अभी चल रहा वर्तमान में कौन सा, स्वीप 3, ठीक है, ये हो गया। तो स्वीप 3 चलाया जा रहा है, तो किस किस के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो स्वीप 3 है जो चुनाव प्रणाली को पाठ्यक्रम से जोड़ना तथा सोशल मीडिया के माध्यम से मतदान महोत्सव को बढ़ावा देना आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। ये
स्वीप 3 के द्वारा चलाए जाए। अलग अलग कंडीशन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जैसे चुनाव प्रणाली है, जैसे पाठ्यक्रम के द्वारा एक तो जोड़ा जा सकता है। मतदान अधिक से अधिक कराने के लिए कैसे जागरूक किया जा सकता है, पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा मतदान किया जाए, मतदान की जागरूकता बढ़ाई जाए, मतदान महोत्सव किए जाए, तो इससे जो है मतदाता जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, सिर्फ किस कार्यनीति पर कार्य करता है, त्रियामी यानी सूचना, प्रेरणा और सुविधा। सूचना के द्वारा स्वीप कार्यक्रम बढ़ाया, प्रेरणा के द्वारा ताकि वो मतदान अधिक से अधिक हो, सुविधा के द्वारा। ठीक है, एक ये है। इसमें स्वीप 3 को निर्वाचन आयोग ने किस योजना का दर्जा दिया गया है, तो फ्लैगशिप योजना। ठीक है, स्वीप 3 को मतदाता सहभागिता बढ़ाने के लिए फ्लैगशिप योजना में इसको नाम दिया गया है। तो फ्लैगशिप योजना में उसके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया है। एक स्वीप कार्यक्रम के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है, कौन कौन से, एक तो सूचित मतदान, एक सूचित मतदान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, गठबंधन सरकारों में किस प्रकार के राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गठबंधन सरकारों में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनकी भूमिका निर्णय, जैसे राजस्थान की ये चुनाव होने वाले, तो मान लीजिए इसमें जो भी पार्टी होगी तो उनकी गठबंधन होगी। देखिए, मान लीजिए कांग्रेस के साथ में और कौन सी पार्टी, लोग रालोपा, जैसे रालोपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके गठबंधन के साथ में सरकार बनी जा सकती है, और दूसरी पार्टी के साथ में सरकार बनी जा सकती है, जैसे बसपा के पार्टी के साथ में सरकार बनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था सूचित मतदान और सूचित मतदान दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए देख लेते हैं। देखिए, जागरूकता के साथ मतदान को क्या कहा जाता है, जागरूकता के साथ मतदान को क्या कहा जाता है, वो होता है सूचित मतदान। जागरूकता के साथ मतदान को कहा जाता है सूचित मतदान, और निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान को क्या कहा जाता है, सूचित मतदान। ठीक है, वापस देखिए, जागरूकता के साथ मतदान को क्या कहता है, हमको इसको वोट देना, ये जो हमारा जो उम्मीदवार है ये सही है, तो इसको, तो जागरूकता के साथ मतदान को क्या कहता है, सूचित मतदान। और निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, कि हमको सही ढंग से मतदान देना है, जो ये हमको किसी के साथ में नहीं लगना है, हमको हमारे नीति के अनुसार हमारे तरीके से मतदान देना, वो होता है सूचित मतदान। ठीक है, तो मतदान कैसे होना चाहिए, सूचित होना चाहिए और सूचित दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कैसे लगी वीडियो बताएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जी के वेद मितेश सर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।